गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा, लखनऊ से आप सभी बीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर रिवीजन क्लास के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1904 ईस्वी में बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका जन्म 10 फरवरी 1863 ईस्वी तथा मृत्यु 17 सितंबर 1945 को हुआ था। इन्होंने बुद्धि के विषय में बहुत सारे प्रयोग किए और उन्हीं के आधार पर इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, उन्होंने कारक विश्लेषण द्वारा कई प्रयोगात्मक विश्लेषण किए और इन आंकड़ों का विश्लेषण कर ये बताया कि बुद्धि दो संरचनाओं का मूल है, यानी बुद्धि में दो प्रकार के कारक होते हैं। बुद्धि दो प्रकार के कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि की संरचना में एक कारक सामान्य कारक या सामान्य तत्व होता है जिसको कि उन्होंने जी फैक्टर नाम दिया। दूसरा विशिष्ट कारक होता है जिसको उन्होंने एस फैक्टर नाम दिया। सामान्य तत्व या जी फैक्टर ये सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं का मूल होता है, यानी जितना भी मेंटल प्रोसेस हमारे अंदर चलता है उन सभी मेंटल प्रोसेस का वो मूल होता है सामान्य तत्व या सामान्य कारक या जी फैक्टर। जो विशिष्ट कारक या एस फैक्टर होता है जो कि विशेष कार्यों में सहायता करता है। जी फैक्टर मानसिक प्रक्रियाओं का मूल होता है, अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर उपस्थित होता है वही अपनी अन्य मानसिक क्रियाओं को संचालित कर सकता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट प्रकार के कारक की कारक उपस्थित होते हैं। अगर हम सामान्य तत्व या सामान्य कारकों की विशेषता की बात करते हैं तो स्पीयरमैन ने जी कारक को एक प्रकार का मानसिक ऊर्जा कहा है, अर्थात सभी मानसिक कार्यों को करने के लिए जी कारक अनिवार्य होता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने में जी कारक की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है और यह उपस्थित अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, यानी यह जी कारक अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में हो सकती है, किंतु यह होती प्रत्येक व्यक्ति में है। वो बात अलग है कि ये किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है। इसके अतिरिक्त दूसरी विशेषता जी फैक्टर की या सामान्य कारक की यह होती है कि यह जन्मजात होती है, यानी बाय बर्थ जो बुद्धि का ये तत्व मिलता है हमें, सामान्य तत्व या सामान्य कारक मिलता है, वह बाय बर्थ मिलता है जो कि अपरिवर्तनशील होता है, यानी उसमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि किसी प्रकार का प्रशिक्षण देकर या कोई पूर्व अनुभूति के प्रभाव से जी फैक्टर परिवर्तित हो सकता है तो ऐसा संभव नहीं है। यह वंशानुगत होता है, यह हमें जन्म से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरी विशेषता इन्होंने बताई थी कि प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा निश्चित होती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि सभी व्यक्तियों में यह बराबर बराबर पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में इस कारक की मात्रा अलग अलग हो सकती है, अर्थात किसी में मानसिक कार्य करने की क्षमता अधिक हो सकती है, किसी में मानसिक कार्य करने की क्षमता कम भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जी फैक्टर जो होता है एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरित भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो विशिष्ट कारक यानी एस कारक की जो विशेषता उन्होंने बताई थी, विशिष्ट कारक अर्थात जिसके पास जी कारक है वो मानसिक कार्य कर सकता है, परंतु इस जी कारक के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास एक विशिष्ट कारक या विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक हो सकते हैं।
प्रत्येक मानसिक कार्य को करने में कुछ ना कुछ विशिष्टता की स्पेसिफिसिटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से अलग होता है। स्पीयरमैन ने इस विशिष्ट कारक यानी इसे विशिष्ट कारक या एस कारक की संज्ञा दी है। आप इसमें देख रहे होंगे जो जी फैक्टर है वह दोनों प्रकार के जो विशेष मानसिक कार्य हैं, चाहे S1 हो या S2 है, दोनों में कॉमन है। यानी जी फैक्टर आपका मूल स्रोत होता है प्रत्येक प्रकार का मानसिक कार्य करने के लिए, क्योंकि इसको उन्होंने एक प्रकार का मानसिक ऊर्जा माना है, जो कि प्रत्येक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए, स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस के लिए जी कारक की मूल रूप से आवश्यकता होती है। और यह भी उन्होंने स्वीकार किया कि प्रत्येक अलग अलग कार्यों यानी विशेष कार्यों के लिए अलग अलग मानसिक योग्यता की भी जरूरत पड़ती है, जिसे उन्होंने एस कारक की संज्ञा दी है। विशिष्ट कारक की कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। नंबर 1, जो एस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है, अर्थात एक मानसिक प्रक्रिया अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको प्रशिक्षित करके, उसको अनुभवों पर आधारित करके, विभिन्न प्रकार के अनुभव के आधार पर उसमें परिवर्तनशीलता लाई जा सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो उसमें एस कारक, गाना गाने का एस कारक अधिक हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पेंटिंग करने के लिए क्षमता अधिक हो तो पेंटिंग के लिए एस कारक अधिक हो। तो व्यक्तियों में जो एस कारक होता है वह अलग अलग पाया जा सकता है। किसी में एक से अधिक भी एस कारक हो सकते हैं, किसी व्यक्ति में एक एस कारक भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विशिष्ट कारक में की विशेषता यह होती है कि जन्मजात न होकर के अर्जित किया जाता है। जैसा हमने कहा कि जी कारक आनुवंशिक होता है, जन्मजात होता है और इसमें कोई परिवर्तनशीलता नहीं हो सकती है, यह आनुवंशिक रूप से हमें प्राप्त होता है। पर विशिष्ट कारक जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसको अर्जित किया जाता है, अर्थात इसे शिक्षण या पूर्व अनुभवों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम ट्रेनिंग आदि देकर किसी को पेंटर बना सकते हैं, किसी को अच्छा गायक बना सकते हैं, किसी को अच्छा वादक बना सकते हैं, आदि आदि। इसके अतिरिक्त जो विशिष्ट कारक की तीसरी विशेषता यह थी कि व्यक्ति में जिस विषय से संबंधित इस कारक होता है उसी से संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति में गाना गाने का एस कारक से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो अधिक पाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वह उसी क्षेत्र में सफलता अधिक अर्जित कर सकता है। इसका उदाहरण लता मंगेशकर से ले सकते हैं कि जी कारक तो उपस्थित था ही, साथ में गाना गाने के लिए एस कारक विशिष्ट रूप से भी उपस्थित था, जिससे कि गाना गाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त एस कारक का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता है। जी कारक द्वारा हम एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरित कर सकते थे, परंतु जरूरी नहीं है कि जिसे गाना गाना आता है वह पेंटिंग भी अच्छा करता हो। यानी गाना गाने के एस कारक का ट्रांसफ़र हम उसके पेंटिंग करने वाले एस कारक में नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्पीयरमैन ने जी कारक और एस कारक के बीच में संबंध बताने के लिए सहसंबंध विधि द्वारा इसका समर्थन किया, सहसंबंध विधि का समर्थन किया और सहसंबंध विधि के आधार पर एस कारक और जी कारक को स्पष्ट किया। स्पीयरमैन ने कोरिलेशन मेथड से एविडेंस भी कुछ दिए हैं। स्पीयरमैन ने जी और एस कारकों के बीच संबंध बताया है। इन्होंने भिन्न भिन्न तरह की मानसिक क्षमता मापने वाले टेस्ट किए, जैसे शाब्दिक बोध परीक्षण, स्मृति परीक्षण, विवेक परीक्षण आदि को व्यक्तियों के एक बड़े समूह पर क्रियान्वित किया और इन परीक्षणों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया। सहसंबंध के आधार पर उन्होंने कुछ परिणाम निकाले, जैसे सहसंबंध गुणांक धनात्मक एवं ऊंचा था, जो 0.62 से 0.82 प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी मानसिक ऊर्जा होती है जो अलग अलग परीक्षण में मदद कर रही है। स्पीयरमैन ने इसे ही जी कारक कहा है। दूसरा, सहसंबंध गुणांक में एस कारक के भी प्रमाण हैं, जैसे सहसंबंध गुणांक धनात्मक तो है परंतु पूर्ण अर्थात एक नहीं होता है, तो जो इस बात की सूचना देता है कि प्रत्येक परीक्षण द्वारा मापी गई मानसिक क्षमता में कुछ विशिष्टता की जरूरत अवश्य होती है। यदि मानसिक क्षमता में केवल जी कारक ही होता तो सहसंबंध गुणांक पूरा एक
अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक बौद्धिक कार्यों में जी कारक तथा एस कारक दोनों सम्मिलित रहते हैं। जी कारक का महत्व अधिक है, इसके कम होने से व्यक्ति को किसी भी बौद्धिक कार्य को करने में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत को जी कारक के महत्व देने के कारण ही जी कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत, जिसको कि जी कारक को महत्व देने के कारण जी फैक्टर थ्योरी या जी कारक सिद्धांत भी कहा जाता है, आज हम लोगों ने इसकी परिचर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके लिए रिवीजन क्लास के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।